हर हर महादेव। आज इस वीडियो में आप मेरे साथ दर्शन करेंगे बाबा तुंगनाथ जी टेम्पल चोपता उत्तराखंड के। यह एक 5000 वर्ष पुराना मंदिर है और ऐसा माना जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के द्वारा किया गया था। यह एक बेहद खूबसूरत मंदिर है और यहाँ की खूबसूरती को शब्दों के द्वारा बयान नहीं किया जा सकता। तुंगनाथ जी महादेव मंदिर को पंच केदारों में से तृतीय केदार कहा जाता है। इसे वर्ल्ड्स हाईएस्ट शिवा टेम्पल भी कहा जाता है और यह मंदिर मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले चोपता से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तुंगनाथ जी टेम्पल दर्शन के लिए आपको 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है, जो कि थोड़ी कठिन भी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चोपता कब और कैसे जाएं और ट्रैकिंग से पहले आपको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तुंगनाथ जी टेम्पल से लगभग 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग के बाद आप चंद्रशिला टेम्पल पहुंचते हैं। यह समुद्र तल से लगभग 4000 मीटर यानी 13000 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। ये प्रसिद्ध है यहाँ से दिखने वाले व्यू के लिए। यहाँ से आप हिमालय पर्वत श्रृंखला का अद्भुत नज़ारा देख सकते हैं, खासकर नंदा देवी पर्वत, त्रिशूल पर्वत, केदार पर्वत, बंदरपूंछ और चौखंबा पर्वत का। चंद्रशिला टेम्पल ट्रैकिंग और इससे जुड़ी कहानी को आप मेरे अगले वीडियो में देखेंगे। चंद्रशिला टेम्पल और बाबा तुंगनाथ टेम्पल चोपता की ये मेरी पहली यात्रा थी और यहाँ आने के बाद, यहाँ के नज़ारों को देखने के बाद मेरी आंखें खुली की खुली रह गई और मैं यही कहूँगा कि जीवन में एक बार ये यात्रा अवश्य करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि ऋषिकेश से चोपता कैसे पहुँचा जाए। ऋषिकेश से चोपता की दूरी लगभग 220 किलोमीटर है, जिसे तय करने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है। ऋषिकेश से डायरेक्ट बस सर्विस ना होने के कारण आप रुद्रप्रयाग से ऊखीमठ होते हुए चोपता जा सकते हैं या फिर आप अपनी टैक्सी के द्वारा डायरेक्ट चोपता जा सकते हैं। मेरी इस यात्रा में मैं उमेंद्र मनन और मेरे साथ रहे हैं मेरे एक मित्र उमेश सिंह नेगी और एक अन्य मित्र राज दीक्षित, और हमने अपनी कार के द्वारा 7 से 8 घंटे में जगह जगह रुकते हुए ऋषिकेश से लेकर चोपता तक का सफ़र तय किया। ऋषिकेश से चोपता जाने के लिए आप केदारनाथ हाईवे पर आगे बढ़ते हैं। इस हाईवे पर सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं और उनका रखरखाव भी अच्छे से किया गया है। कहीं कहीं पर कुछ पैच ऐसे हैं जहां हमेशा लैंडस्लाइड होता रहता है। रास्ते में दिखने वाले खूबसूरत नज़ारे हमें बार बार रोक रहे थे। बड़े बड़े पहाड़ और नदियों से भरे इस रास्ते पर पहले आप गंगा, फिर अलकनंदा और फिर मंदाकिनी नदी के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इस खूबसूरत रास्ते पर चलते चलते थोड़ी देर में व्यू चेंज हो रहा था, कभी पहाड़, कभी शहर और कभी गाँव। फिर हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से खूबसूरत स्नो पीक्स दिखाई देने लगे। यह एक ऐसा सफ़र रहा है जिसमें मंजिल के साथ साथ रास्ता भी बहुत खूबसूरत रहा। इस सफ़र की कुछ यादें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। यहाँ हमने नदी के किनारे बैठकर अपना लंच बनाया और खाया। हमने साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखते हुए वहाँ खाना बनाया और कुछ भी वेस्ट मटेरियल वहाँ नहीं छोड़ा। पहाड़ों की गोद में बैठकर इस तरह से बिताया गया समय हमेशा याद रहेगा। और फिर हम आगे निकल पड़े अपने सफ़र पर। अगस्त मुनि से आगे बढ़ने के बाद हमने ऊखीमठ से न जाते हुए एक ऐसा रास्ता चुना जो कि छोटे छोटे गांव से होता हुआ चोपता जा रहा था। इस रास्ते पर सड़क थोड़ी छोटी थी और कहीं कहीं पर टूटी हुई भी थी। रास्ते में छोटे छोटे झरने भी मिले और कहीं कहीं पर ऐसा एहसास हुआ कि हम लेह लद्दाख के किसी दूर दराज इलाके में हैं। मैंने पहाड़ों में ज़्यादा दूर तक सफ़र नहीं किया था और मुझे लगा कि कुदरत ने इस एक ही सफ़र में मुझे कई रंग दिखा दिए और अब ये स्नो पीक्स और पास होते जा रहे थे। यह 30 से 35 किलोमीटर का रास्ता काफ़ी सुनसान था। हाँ, बीच बीच में कुछ गांव आए। इस रास्ते पर खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं थी। आगे चलकर रोड की कंडीशंस अच्छी हो रही थी। इन रास्तों पर आगे बढ़ने के साथ साथ हम ऊपर ही ऊपर चढ़े जा रहे थे। हम इन खूबसूरत रास्तों पर आगे बढ़ रहे थे, शायद इसी वजह से इतना सफ़र करने के बाद भी थकान नहीं हो रही थी। ये रास्ता ऊखीमठ से आ रहा था और यहाँ से चोपता की दूरी सिर्फ 12 किलोमीटर रह गई थी। यहाँ पर मौसम काफ़ी ठंडा था। अब यहाँ पर हमें कैंप साइट भी दिखाई देने लगी। हमने ये यात्रा नवंबर एंड में की और उस समय हमें कैंप्स में कोई भी नहीं मिला।
जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि एक ऐसा सफ़र रहा जिसमें मंजिल के साथ साथ रास्ता भी खूबसूरत रहा। ऐसा लग रहा था मानो घास के मैदानों पर सोने की चादर बिछी हो और सड़क पर सोने के झरने बह रहे हों। ये शाम का समय था और नेचर के साथ रोशनी का ये संगम मन को मोह रहा था। और अब मुझे समझ में आया कि चोपता को मिनी स्विट्ज़रलैंड क्यों कहा जाता है। ये शायद मेरा नेचर के साथ प्यार था जो मैं बार बार इन नज़ारों को देखकर रुक जाता था और मैं यहाँ पहुँचकर काफ़ी उत्साहित महसूस कर रहा था। हालांकि मैं रात को दिल्ली से चला था और बिना सोए दिन में भी ड्राइविंग की, पर थकान बिल्कुल नहीं थी। अब हम चोपता के बहुत पास थे और चोपता चारों तरफ से ऐसे ही नज़ारों से घिरा हुआ है। एक लंबी सी चढ़ाई के बाद अब हम चोपता पहुंच चुके थे। चोपता काफ़ी छोटा है और यहाँ पर छोटा सा बाज़ार है। यहाँ पर दिन में लाइट नहीं रहती है, रात को लाइट भी सोलर से ही आती है। यहाँ पर रहने के लिए रूम आपको 600 से लेकर 1500 रुपये तक मिल जाता है। ये है चोपता से सुबह का नज़ारा। ये चोपता की छोटी सी मार्केट है। यहाँ आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं और यहीं पर आपको रहने के लिए रूम भी मिल जाता है। ये सामने जो रूम बने हुए हैं ये आपको 600 से 1500 तक मिल जाते हैं। यही वो स्थान है जहाँ से आप बाबा तुंगनाथ जी टेम्पल के लिए ट्रैकिंग स्टार्ट करते हैं। चोपता से बाबा तुंगनाथ जी टेम्पल की कुल दूरी 4-4.5 किलोमीटर है। हमने ये ट्रैकिंग सुबह 6 बजे शुरू की और उस समय काफ़ी ठंड थी। चोपता से तुंगनाथ जी टेम्पल तक ट्रैकिंग का रास्ता पक्का बना हुआ है। अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते तो आप घोड़े द्वारा भी ये यात्रा कर सकते हैं, जो कि 1100 रुपये आने जाने का और 700 रुपये एक तरफ का चार्ज करते हैं। तुंगनाथ जी मंदिर की ये ट्रैकिंग लाइफ का एक बेहद खूबसूरत एक्सपीरियंस है। ये पूरा एरिया केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत आता है। यही है घास के वो बड़े बड़े मैदान जिन्हें बुग्याल कहा जाता है। यहाँ आकर मुझे ऐसा लगा मानो मैं कश्मीर में घूम रहा हूँ। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी गहरी घाटियाँ। ये मेरी लाइफ का ट्रैकिंग का पहला एक्सपीरियंस था और वो काफ़ी अद्भुत था। आप दूर दूर तक जहाँ भी देखते हैं आपको सुंदर नज़ारे ही दिखते हैं। और ये एक ऐसा स्थान है जहाँ पर आप घंटों बैठकर प्रकृति को निहार सकते हैं। चोपता में पूरा साल ही टूरिस्ट आते हैं। दिसंबर से लेकर फ़ेब तक यहाँ पर भारी बर्फबारी होती है। ये ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियाँ और यहाँ की घाटियाँ बर्फ़ से लदी होती हैं। इस समय पर यहाँ पर ट्रैकिंग और एडवेंचर के शौकीन लोग आते हैं। तुंगनाथ जी टेम्पल को केदारनाथ जी टेम्पल की तरह ही नवंबर में दिवाली में बंद कर दिया जाता है और उसके बाद फिर इसे अप्रैल में खोला जाता है। ट्रैकिंग के रास्ते पर खाने पीने की छोटी छोटी दुकानें भी हैं जो कि नवंबर तक खुली रहती हैं, लेकिन मंदिर बंद होने के साथ ही वो दुकानें भी बंद हो जाती हैं। तो अगर आप नवंबर के बाद यहाँ पर ट्रैकिंग के लिए आते हैं तो आपको खाने पीने की व्यवस्था नहीं मिलती है। तुंगनाथ जी टेम्पल की चढ़ाई काफ़ी खड़ी है। यहाँ पर आप बहुत जल्दी थकते हैं और आपकी सांस भी फूलने लगती है। इस ट्रैकिंग को आप बहुत धीरे धीरे रेस्ट लेकर करें और आप आसपास के नज़ारों को भी अच्छे से देख पाएंगे। ट्रैकिंग पर जाने से पहले हल्का खाना ही खाएं और अपने साथ वाटर बोतल और खाने के लिए बिस्किट, चॉकलेट, चिप्स या कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर चलें। और कोशिश करें कि ट्रैकिंग आप ग्रुप में ही करें। विंटर्स में सोलो ट्रैकिंग करना ठीक नहीं है। विंटर्स में यहाँ पर टूरिस्ट कम होते हैं और हर तरफ स्नो की मोटी चादर बिछी रहती है।
जब आप ट्रैकिंग पर जाएं तो अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर लेकर जाएं। यहाँ पर सर्दी कुछ ज़्यादा रहती है। अभी नवंबर के मौसम में भी हमने पानी के स्रोत के आसपास बर्फ़ को जमते हुए देखा। ये ट्रैकिंग सिर्फ 4-4.5 किलोमीटर की होने के बावजूद भी खड़ी चढ़ाई होने के कारण काफ़ी थका देने वाली है। इस ट्रैकिंग के रास्ते पर जगह जगह पर विश्राम करने के लिए स्थान बनाए गए हैं, जहां पर आप इन पहाड़ों को देखते हुए अपनी थकान मिटा सकते हैं। चोपता से तुंगनाथ जी टेम्पल तक की इस चढ़ाई को आप 3 से 4 घंटे में आराम से चलते हुए पूरा कर सकते हैं। ट्रैकिंग पर ही तुंगनाथ जी मंदिर से पहले हमें एक छोटा सा गणेश जी का मंदिर मिला। यहाँ पर काफ़ी शांति थी और धूप भी काफ़ी तेज़ थी। यहाँ पर बैठकर हमने कुछ देर तक मेडिटेशन किया और उसके बाद चल पड़े हम अपने सफ़र पर। यहाँ से तुंगनाथ जी टेम्पल काफ़ी करीब था और हम उसे देख पा रहे थे और मंदिर में बज रही घंटियों की आवाज़ हमें यहाँ तक सुनाई दे रही थी। मंदिर के आसपास कई छोटे छोटे घर नज़र आए। ये एक छोटे गांव की तरह लग रहा था। यहीं बना हुआ था आकाश कुंड, जो कि अब सूखा हुआ था और जिसके बारे में पर्याप्त जानकारी भी मेरे पास नहीं थी। अगर आप मई से लेकर नवंबर तक जब मंदिर के कपाट खुले रहते हैं यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं, तो इन्हीं घरों में आपके रहने की व्यवस्था मंदिर के पास ही हो जाती है और यहाँ खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था रहती है। लेकिन नवंबर में दिवाली के बाद ये लोग इन दुकानों को बंद कर निचले इलाकों में चले जाते हैं। और अब हम अपनी ट्रैकिंग पूरी करके मंदिर परिसर में पहुंच चुके थे। बाबा तुंगनाथ जी मंदिर 5000 वर्ष पुराना है और दुनिया का सबसे ऊंचा शिवा टेम्पल है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 3680 मीटर यानी 12073 फीट है। इसका निर्माण पांडवों ने किया था और यहाँ तपस्या भी की थी। एक कहानी के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने भाइयों का वध कर पांडवों को आत्मग्लानि हुई और अपने इस पाप से मुक्ति पाने के लिए ऋषि व्यास जी के कहने पर वह शिव जी की तलाश में गए और शिव जी भी पांडवों को दोषी मानने के कारण उन्हें दर्शन नहीं दे रहे थे। शिव जी ने बैल का रूप धारण कर लिया और गुप्त काशी में गुफा में छिप गए, जहां पांडवों ने उनका पीछा किया और उन्हें छूने का प्रयास किया। तब शिव जी ने अपने शरीर के 5 हिस्से किए, जिन्हें पंच केदार कहा जाता है, और तुंगनाथ जी तीसरे केदार के रूप में पूजे जाते हैं। केदारनाथ जी, मध्य महेश्वर, तुंगनाथ जी, रुद्रनाथ जी और कल्पेश्वर, यही वो 5 केदार हैं। नवंबर में दीपावली के बाद बाबा तुंगनाथ जी मंदिर के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और बाबा तुंगनाथ जी को डोली में बिठाकर उनकी शीतकालीन गद्दी स्थान मक्कू मठ जी ले जाया जाता है। मेरे अगले वीडियो में आप दर्शन करेंगे चंद्रशिला टेम्पल, चंद्रशिला ट्रैकिंग और तुंगनाथ जी बाबा की शीतकालीन गद्दी स्थान मक्कू मठ जी के। वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।